बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स, आपको वंस अगेन हम वेलकम कहते हैं अलबहरिया सीएसएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात होने जा रही है। जैसे ही मुझे पता चला कि मैडम फ़ायज़ा लतीफ़ साहिबा अलबहरिया सीएसएस कम्पेटिटिव इंग्लिश का जो स्कूल है उसको हेड कर रही हैं, उसके अंदर एक स्ट्रेटजिक प्लान है इंग्लिश को, जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक स्ट्रेटेजिक प्लान के थ्रू गुजारा जाता है। और वो स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो 4 लेवल्स पे डिवाइडेड है। वो 4 लेवल कौन से हैं और एक ख़ास बात हम जानने की कोशिश करेंगे। एक जो सीएसएस एस्पायरेंट्स जब इंग्लिश एसे की तरफ जाते हैं और एसे के अंदर 7 हुक्स होती हैं जो टीचर भी बच्चे को नहीं बताता, ताकि वो इन अ लॉन्ग रन एक टीचर के साथ अटैच रहे। और मैडम वो सिलेबस भी कवर करवाती हैं, वो 7 बुक्स भी कवर करवाती हैं। वो क्या है, आए हम मैडम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा मैडम, आपने जैसे कि सीएसएस की इंग्लिश कॉम्पोजिशन है, इंग्लिश ऐसे है, इसको 4 लेवल्स पे डिवाइड किया हुआ है इसके दोनों सब्जेक्ट को। और उन 4 लेवल्स में एक 1 2 आपने जैसे बताया, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। जी बिल्कुल। हमारा अलबहरिया स्कूल ऑफ कम्पेटिटिव इंग्लिश के नाम से जो है ये यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है प्रोग्राम। और ये बेसिकली इसमें डिफरेंट जो लेवल्स हैं इंग्लिश के, हम उनको टीच कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जो है वो इंग्लिश के लिए। इसमें वो स्टूडेंट्स भी जो अगर सीएसएस या पीएमएस अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, वो कोई और कम्पेटिटिव एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या जनरली जो लोग अपनी इंग्लिश जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये उन सब स्टूडेंट्स की नीड्स को कैटर करने के लिए हमने जो है वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। और इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं जिनको हमने जो है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये अपने आप को खुद से एवेलुएट कर सकें कि हम किस लेवल पे और हमें क्या आउट करना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा स्टांस है, जो हमने स्टार्ट लिया है, वो लिया है बेसिक कोर्स से। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जो बिल्कुल भी उन्हें स्ट्रक्चर जो होता है उनका इतना वीक होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं या अगर मास्टर्स के बाद भी आते हैं, तो उन्होंने चूंकि ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते मास्टर्स में इंग्लिश के एक्सक्लूसिव, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके लिए हमने जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो रखी है, वो है बेसिक कोर्स का जो लेवल हमने उन्हें असाइन किया है, जिसमें हम सारे जो बेसिक कंटेंट्स हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं और देन ग्रेजुअली जो है वो हम मूव करते हैं टेंसेस की तरफ। और उसमें बेसिक तीनों जो टेंसेस हैं, जिस तरह प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उनमें बच्चे की एक्सपर्टीज जो है वो देखते हुए, उसकी प्रैक्टिस बच्चे की एनालाइज करते हुए, तो देन हम उसको जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर और उस पर जो है वो मूव करते हैं। उसके बाद जैसे ही स्टूडेंट जो है ये वाला अपना क्लियर कर लेता है, इसका जो है एवेल्युएशन उसकी इतनी सेटिस्फैक्ट्री आ जाती है, तो हम जो है वो बच्चे को एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका बेसिक जो लेवल है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। उन्होंने वो जो है हम उनकी प्री एवेल्युएशन लेकर, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स में जो इंग्लिश के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने अपना जो एवेल्युएटिव टेस्ट है उसको बेस किया हुआ है। उनको हम स्टार्ट ही उस एडवांस वाले लेवल से करते हैं, जो कि नेक्स्ट है बेसिक लेवल से। उसके कंटेंट्स फिर यूँ है कि वहाँ पर हम बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या बेसिक जो टेंसेस हैं उनको कवर करने की बजाय, जो कॉम्प्लेक्स टाइप्स हैं या जो एरर्स करेक्शन है या जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशंस के हैं, उनको डील करते हैं। उसके अलावा फिर इसमें जो है जिस तरह से एक्सटेंडेड पैराग्राफ राइटिंग है या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है या थोड़ा प्रेसी का ओवरव्यू है, ट्रांसलेशंस हैं, जो ऐसे राइटिंग के डिफरेंट थोड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है,
उसको डील करते हैं। और ये जो हमारा बेसिक और एडवांस का एक मर्जर है, इसको हमने लेवल 1 का नेम दिया हुआ है। जो स्टूडेंट्स कंपोजिशन में इंग्लिश कंपोजिशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा जो लेवल 1 है वो इन 2 फेजेस पर कंसिस्टिंग है, दैट इज बेसिक एंड एडवांस्ड। और इसके साथ ही जो हमारा एक सेकेंड लेवल है वो स्टार्ट होता है इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड। इसमें जैसा कि आपको सर ने बताया कि बेसिक ऐसे के स्ट्रक्चर से लेकर जितने भी कॉम्प्लेक्स जो आइडियाज़ हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैच्योर एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं या आइडियाज़ हैं, या जिस तरह से आइडिया दिया सर ने हुक्स का, वो सब चीज़ें जो हैं वो इसमें कवर होती हैं ट्रांजिशनल सेंटेंसेस से। और इसके अलावा एक ये कि डिफरेंट पैराग्राफ के जो टॉपिक्स हैं जो कि हमने कलेक्ट किए हुए हैं, गैदर किए हुए हैं, उनको हमने डिफरेंट पास पेपर से एनालाइज करके अपनी एक जो है वो कलेक्शन बनाई हुई है। उनकी बेस पर आपको उन पैराग्राफ्स की आउटलाइंस, आपको उन पैराग्राफ्स के टॉपिक सेंटेंसेस, इसके अलावा डिफरेंट एसेस के आपको जो है वो थीसिस स्टेटमेंट्स, आउटलाइंस, और कुछ जो है आपके गाइडेंस के लिए आपको फुल फॉर्म ऑफ एसेस जो है वो भी हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो हमारा लेवल 3 है, दैट इज़ फॉर कि वो जो बच्चे एक्सक्लूसिव जाना चाहते हैं CSS और PMS की तरफ। ऐसे राइटिंग तो उन्होंने लेना मतलब ऑप्ट करना ही है। उसके बाद जो उनके लिए 2 मॉड्यूल हमने डिज़ाइन किए हुए हैं स्पेशली, जिसको हम इसके साथ लेवल 3 पर काउंट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली एक तो वो ग्रामर एंड कंपोजिशन का है, जिसमें उनका सारा प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, 51 ईयर्स के जो पास पेपर्स हैं उनमें से डाटा जो है वो लेकर उसकी प्रैक्टिस, और एक सबसे ज़्यादा जो कंपैटिटिव एडवांटेज हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, दैट इज़ के क्रिएटिव राइटिंग गाइडेंस के नाम से जो हमारा एक मॉड्यूल है वो उसके साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने क्रिटिकली इवेलुएट करना है बुक्स की रीडिंग करते हुए, और अपना जो है उन्होंने अपने एसेस के लिए या अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन के लिए कैसे उन्होंने वो मटेरियल गैदर करना है वो इसमें कवर करेंगे। और इसके अलावा जो है किस तरह से आपने जो है ऑर्गेनाइज करना है अपने एसेस को, किस तरह से आपने उसमें कोटेशंस देनी है, रेफरेंसेस देने हैं, आपको वो रेफरेंसेस वो कोटेशंस कहाँ से मिलेंगी। तो ये वाला जो है ब्लॉग्स डिफरेंट आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं और उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 फेजेस जो हैं वो हमारे इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और जो 4th फेज है दैट इज़ द टेस्ट सिस्टम, जिसमें आप जो है अपनी कंप्लीट एवेल्युएशन जो है वो कर सकते हैं कि जी आप CSS PMS को अब आपने इंस्ट्रक्शन ले ली है, अब ऑप्ट करने जा रहे हैं, तो आप जो है क्विज की फॉर्म में, टेस्ट सेशन की फॉर्म में अपनी जो है वो एक एवेल्युएशन जो है वो लेंगे वहाँ से। जी मैडम, ये जो आपने 4 फेजेस बताए और 4 लेवल्स जो हैं मैडम, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बहुत बताई, पास्ट 51 ईयर्स के जो पास्ट पेपर हैं उनसे आपने सारा मटेरियल ग्रैब करके उसके आंसर्स जो हैं वो भी हैं, उस पे बताएं वो क्या चीज़ है, वो भी बहुत सर बेसिकली मैंने देखा कि पास पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सॉल्व भी अवेलेबल है, लेकिन वो ये है कि थोड़े जो है अरसे के अवेलेबल हैं या इस तरह से। इसको जो 51 ईयर्स के पेपर्स कलेक्ट करने का जो रशनैल था वो ये था कि मतलब स्टूडेंट्स ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से चेंजेस आई हैं, क्या क्या जो है वो स्टार्ट हुआ था और किस तरह से मॉडिफिकेशन आई। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वोकैबुलरी का चेंज है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं रिसर्चेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर आजकल हो रही हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लेक्सिकन है, लेक्सिकन बेसिकली हम उसे कहते हैं जो एक पर्सन की इंडिविजुअल वोकैबुलरी होती है, जो वो वर्ड्स यूज़ करता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंग्लिश लैंग्वेज है दूसरी लैंग्वेजेस की तरह, उसमें भी बहुत से न्यू वर्ड जो है एंटर हो गए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, ट्रेडिशनली वो GRE वोकैबुलरी जो है उन्होंने की होती है और वो उसको प्रिपेयर करते हैं।
अब एक मेरा उनसे बिल्कुल जस्टिफाइड क्वेश्चन है कि जैसे सेल्फी का वर्ड अगर बाद में आया है, ट्विटर का वर्ड अगर बाद में आया है, आपको वो मिल सकता है जीआरई वर्ड से? नहीं मिल सकता। इसी तरह इनोवेशन की वजह से बहुत से न्यू वर्ड्स ऐसे एंटर हो गए हुए हैं अब लैंग्वेज में, जो आपको सिर्फ क्लासिकल इंग्लिश या वो वाले जो ओल्ड ट्रेडिशनल वोकैबुलरी है वहाँ से नहीं आप ग्रैब कर सकते। आपको अपने नॉलेज को अपडेट करना है। तो इसलिए ये रशनैल था कि आप देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। जी मैडम। अच्छा मैडम, वोकैबुलरी जो है इसका क्या रोल है, और आप वोकैबुलरी को फिर स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी कैसे अपग्रेड करती हैं, और इसकी आपने जो एक्सरसाइजेज हैं वो किस तरह से मेंटेन की हुई हैं? जी, वोकैबुलरी का रोल जैसे मैंने अभी अपनी पिछली बात में यही बात एक्सप्लेन की कि बच्चे जो है सिर्फ जीआरई वर्ड्स को ग्रैब करने को बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। तो इसी बात को बेसिकली मेरा जस्टिफाई करने का जो मकसद था वो यही था कि हमने जीआरई वर्ड्स, ठीक है वो हमारी एक बेस है, वो एक मेजर जो है एवेल्युएशन है वोकैबुलरी की कि आपको, तो उसमें से ये नहीं है कि आप पूरे 3500 जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे ग्रैब करें। क्योंकि एक बात, चूँकि मैंने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है, मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, तो हम जब साइको लिंग्विस्टिक का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इट शोज़ कि आपका जो माइंड है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो एक टाइम पर ये जो मेमोराइज करने वाले चीज़ें हैं वो एक टाइम पर सिर्फ 3000 जो ऐसे वर्ड्स हैं वो स्टोर कर सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आप न्यू वर्ड्स एंटर करते हैं अपनी वोकैबुलरी में तो वो अनकॉन्शियसली बैक ऑफ माइंड से निकलते जाते हैं। इसलिए आपको वो 3500 वर्ड्स ग्रैब करके तो अपनी मेमोरी को यहाँ स्टक करने का कोई नहीं है पर्पस। आप ये करें कि उसमें से एक सेट जो है वो मैंने निकाला हुआ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, दैट आर 1300 to 1500 जो हैं वो वर्ड्स हैं। उसके बाद जिस तरह 51 ईयर्स में जो वोकैबुलरी यूज़ की गई है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए या जो सब्जेक्टिव पेपर में यूज़ हुई हुई है, बच्चे उसको ग्रैब करें। और इसके अलावा एक दो और ऐसी कलेक्शंस हैं जो मैंने ट्रेंड को देखते हुए और जो न्यू वर्ड्स वोकैबुलरी में ऐड हो रहे हैं, इसके अलावा जो फॉरेन फ्रेजेस हैं, यानी जो इटालियन और फ्रेंच लैंग्वेज से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो जो हैं उनको गैदर करते हुए हमने जो है, मैंने अपनी एक वोकैबुलरी की कलेक्शन जो है वो की हुई है असेंबल। तो बच्चों को मैं यही एडवाइस करती हूँ कि वो उसके लिए गो फॉर करें और अपना ये जो 3000 वर्ड्स का आपका है स्टोरेज, इसको जो है वो मीनिंगफुली आप करें कवर, ना कि आप उसको जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल से आप उसको गैदर कर लें। अच्छा मैडम, जैसा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है लैंग्वेजेस में, इंग्लिश लैंग्वेजेस में, और मास्टर्स किया होता है। उसके बाद वो जब वो प्रिपरेशन के लिए आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनको कुछ नहीं आता। अगर उनकी हद तक देखें या ओवरऑल देखें, कुछ इंस्टीट्यूशंस या टीचर्स 1 महीने 1.5 महीने का कोर्स ऑफर कर रहे होते हैं। क्या ये मुमकिन है कि इंग्लिश लैंग्वेज को 1-1.5 महीने में, जबकि नॉलेज और इंग्लिश दोनों चीज़ें सीएसएस के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर दोनों में से कोई एक भी ना हो, इवन नॉलेज हो और इंग्लिश अच्छी ना हो, तो काम चल ही नहीं सकता। तो आया कि ये 1.5-2 महीने का ड्यूरेशन ठीक है? और हाँ, आप जो ये इतना आपने 4 लेवल्स बताए हैं, 4 फेजेस बताए हैं, दूसरी बात ये है कि इसके लिए आप कितने ड्यूरेशन में ये कोर्स कवर करवाएंगी? सर मैं पहले आपके जो हम वो ये क्वेश्चन है कि जो बच्चे इंग्लिश का कोई कोर्स पढ़कर आते हैं ग्रेजुएशन या मास्टर में, तो मैं सबसे पहले यहाँ ये वाली जो मिसकंसेप्शन है ये दूर करना चाहूँगी कि जो बच्चे भी लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर का वो कोर्स पढ़कर आते हैं तो उसमें ग्रामर का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। कि जो लिटरेचर है और ग्रामर है बिल्कुल ही अपोजिट साइड्स हैं। इवन के जब हम मैंने खुद भी जब मास्टर्स में एडमिशन लिया, मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर कैंपस से किया हुआ है मास्टर्स। तो वहाँ जब मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ भी कुछ बच्चे, जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो हमारे क्लासमेट्स थे, दे वर ऑफ द व्यू कि हमने
जो इंग्लिश में एमए को सिर्फ इसलिए ऑप्ट किया है कि हम इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट देयर वाज एक भी वहाँ ऐसा सब्जेक्ट नहीं था लिटरेचर में जो कि उनकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकता। और सेकंड ये कि एज अ लैंग्वेज टीचर ये कहना कि हम जो है एक मंथ में किसी बच्चे को इंग्लिश सिखा देंगे, आप देखें कि आपका जो छोटा बच्चा होता है जब वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग एक्वायर करता है तो वो क्या 1-2 महीनों में सारी लैंग्वेज सीख लेता है, उसे सब वर्ड्स आ जाते हैं? नहीं, तकरीबन 6 साल तक बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड हो रही होती है। आप कभी भी कह नहीं सकते कि 6 साल, या इवन के कुछ बच्चों को 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं तो वो वहाँ तक उनका जो लेक्सिकन है या उनकी जो टोटल वोकैबुलरी है वो कंप्लीट हो गई हुई है। सेम इज द प्रोसेस। हालांकि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो तो एक्विजिशन उसकी अनकॉन्शियसली हो रही होती है, और जो ये फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं ये तो आपको कॉन्शियस माइंड के साथ लर्न करनी पड़ती हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक नई लैंग्वेज है जिससे आपका इतना ही एक्सपोजर रहा है कि आपने शुरू से अब तक कुछ किताबें जो हैं वो कोर्स में याद करके तो उनको ग्रैब कर लिया हुआ है। और थर्ड बात हमारे कोर्स की ड्यूरेशन की, तो मैंने इसको ना तो 1 मंथ ना ही 2 मंथ, और मैं 3 लेवल्स जिनकी मैंने आपसे बात की है जो कि क्रिएटिव राइटिंग मॉड्यूल तक है, उसके लिए 3 मंथ्स तक का टाइम जो है ड्यूरेशन रखा हुआ है। जो टेस्ट सेशन है उसको हमने इसके बाद रखा है ज़्यादा बच्चों के लिए, क्योंकि वो हम इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड नहीं करना चाहते। और सिर्फ यही नहीं है कि आप 3 मंथ्स जो बच्चा हमारे साथ लेगा ये कोर्स ऑप्ट करेगा तो जी 3 मंथ्स के बाद गुड बाय, टीचर का उससे नहीं रहेगा कोई इंट्रैक्शन, ऐसा नहीं है। एग्जाम्स तक जो है वो हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कनेक्टेड रहेंगे, उनका जो भी कंसर्न्स होंगे, उनके जो भी रिटन स्टफ होगा, टेक्स्ट होगा, वो उनको जो फीडबैक या एवेल्युएशन है वो मेरी तरफ से उन्हें मिलेगी। अच्छा मैडम, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आप 7 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ऐसे हुक्स हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाहे वो CSS हो, चाहे वो PMS हो, और इवन जो एग्ज़ाम आते हैं 1 पेपर में, अगर उसमें ऐसे पूछा गया है तो कंपेटिटिव ऐसे लिखने के लिए जो 7 हुक्स हैं जो कि आप उसके बारे में कुछ बताएं। जी, बेसिकली ये वाला आइडिया, जिस तरह से हुक्स का आइडिया मुझे बच्चों को ये कम्युनिकेट करने का एक्सपीरियंस वहाँ से हुआ कि 1-2 बच्चों से मेरा एक्सपोजर हुआ। उन्होंने किसी टीचर से प्रेपरेशन नहीं की थी, बट उन्होंने क्या किया था कि जो मटेरियल यूट्यूब पर अवेलेबल होता है वहाँ से उन्होंने जो अपना ऐसे राइटिंग का जो है तैयारी की थी। जब वो मेरे पास आए अपना ऐसे एवेलुएट करवाने के लिए तो इट वाज बिलो एवरेज ऐसे। और वो क्यों था? बिकॉज कि उन्हें वो लिखे हुए एसेस तो मिल गए थे, लेकिन उनके जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट थे, ऐसे को किस तरह मैच्योर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे में किस तरह एडवांस जो वोकैबुलरी है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसमें किस तरह से कोटेशंस ऐड की जाती हैं, ये आइडिया जो था वो उनको नहीं था। वहाँ से मैंने ये आइडिया लिया कि जो आपके ऐसे को बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग एक एक्सप्रेशन देती हैं, एक मैच्योर एक्सप्रेशन देती हैं, वो क्या होते हैं? कैचर्स या हुक्स जिन्हें हम कहते हैं। डिफरेंट जो ग्रामर्स हैं या डिफरेंट जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें डिफरेंट जो नंबर बताया जाता है हुक्स का, लेकिन इन टोटल अगर आप देखें तो ये 7 टाइप्स के ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको आपने अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में इनकलकेट करना पड़ता है। 1 या 2 एग्जांपल जो हैं, जिस तरह से जो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर कोई सोसाइटी से रिलेटेड आपका टॉपिक है तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है कुछ इस तरह से, जिस तरह इनडायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या ये जो सिनेरियो कोविड-19 का जो पीछे गुजरा है, इसने कोई मेंटल इस तरह से इफेक्ट सोसाइटी में क्रिएट किया है या नहीं किया है। ये ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि जो राइटर जो है वो अपनी राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है पूछ रहा होता है ऑडियंस से। उसके बाद एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट कि आप जो अपना इंट्रोडक्शन है वो किसी कोटेशन से, फॉर एग्जांपल किसी फेमस ऑथर की जो कोटेशन है
उससे कायद-ए-आज़म या इल्लामा इकबाल के ऐसे किसी सेइंग से जो वहाँ पर जो है वो अप्लाई हो रहा हो, फिट हो रहा हो, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि जो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस में जो मेटाफर और सिमिली हैं, इनका रोल जो है वो ट्रेडिशनल था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। आज भी जो रिसर्चेस हैं, मेटाफर आई अग्री कि ऑल्दो बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज भी अगर आप लिटरेचर का कोई भी सब्जेक्ट उठाकर उसमें मेटाफर की स्टडी को रिसर्च करना चाहते हैं तो ये एक न्यू डोमेन ही समझी जाती है, ये एक ओल्ड डोमेन बिल्कुल नहीं समझी जाती। तो मेटाफर का जो रोल है या सिमिली का जो रोल है एज एन आई कैचर इन द स्टार्ट ऑफ योर एसे और इन द इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसे जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एक्सप्रेशन को मैच्योर करता है। अच्छा मैडम, ये सब कुछ तो हो गया जो अभी आपने बताया कि एडवांस वोकैबुलरी, और जिसके साथ साथ आपने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं मटेरियल के लिहाज से जो कि बच्चे ने बहुत बेसिक लेवल का मटेरियल उनको मिल जाता है, तो जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने तो बच्चों को कोचिंग कर दी, उनकी जो भी लेक्चरशिप है, मगर जब आपके पास मटेरियल की बात आती है, आया कि आप कोई बुक रिकमेंड करती हैं या मटेरियल साथ साथ खुद प्रोवाइड करती हैं, और जो मटेरियल या नोट्स हैं आपके पास ऐसे अपने कुछ क्रिएटेड नोट्स हैं जो बच्चों के लिए इफेक्टिव हों? जी सर, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास CSS के बच्चों के पास जो है वो टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपके पास लाइफ में कोई काम करने के लिए जी बड़ा अनलिमिटेड टाइम जो है वो मौजूद है। तो आपने लिमिटेड टाइम को जो है वो आपने यूटिलाइज करना होता है। मैं एक बच्चे से मिली तो ही सेड टू मी कि मुझ पर CSS की स्टडी का बहुत बर्डन है, मेरे कमरे में 200 के अराउंड बुक्स हैं और जब तक मैंने उन्हें कम्प्लीटली पढ़ना नहीं है तब तक मैं एग्ज़ाम के लिए जो है वो प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो आई वॉज सो स्टंट कि मतलब 200 बुक्स को पढ़ना, उनको ग्रैब करना, उनमें से नोट्स बनाना, जब तक पेपर आएंगे तो ही विल बी सो एग्जॉस्टेड कि उससे वो सब इनकलकेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी नहीं करनी, आपने क्वालिटी करनी है। आपने क्या करना है कि अपने वर्क को स्मार्ट करना है। हाँ, आपने रीडिंग्स करनी है, लेकिन वो सिलेक्टिव रीडिंग्स करनी है जहाँ से आपको मैक्सिमम एक्सपोजर हो। मैं 1-2 बुक्स तो रिकमेंड नहीं करती, लेकिन ये है कि मैं सिलेक्टिव रीडिंग जो है वो बच्चों को बताती हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है या अपनी क्रिएटिव राइटिंग को मैच्योर करना है तो वो कौन सी जो है बुक्स देखें, या मेरे एक अपनी जो कंपाइलेशन है रीडिंग की वो जो है बच्चों को हम प्रोवाइड मैं करूँगी। मेरे अपने भी नोट्स हैं इस पर, तो जिससे ये कि उनकी एक तो एक्सप्रेशन और दूसरा ये कि उनकी राइटिंग जो है क्रिएटिव राइटिंग जो है वो मैच्योर हो जाती है। अच्छा मैडम, अब आखिर में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये जो नोट्स आप प्रोवाइड करेंगी, होलो सोलो जो ये कोर्स आप करवाती हैं, अब इसमें ये भी देखना है ये 3 महीने का आया कि ये जो इसकी कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा है या मार्केटेबल और वेरी इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकल है, क्या है इसमें? इसमें ये है कि देखें जो मार्केट में आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है उनमें तो जिस तरह आप 2 मंथ्स की अगर लेते हैं गाइडेंस या कोचिंग तो उसके चार्जेस आई थिंक 50,000 तक भी हैं, 40,000 तक भी हैं, जिस तरह से स्टूडेंट्स आकर बताते हैं। लेकिन हमारा जो पैकेज है वो इतना ज़्यादा उसमें नहीं है, आई थिंक उसका मुझे श्योर नहीं है। आप जो है हमारे कॉलेज की जो रिसेप्शन है इंस्टीट्यूट की, वहाँ से आप आके जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन उसमें फिर ये है कि आपको जो हमारे डेली के नोट्स हैं वो आपको साथ उसी में जो इंक्लूडेड हैं वो मिलते हैं। हाँ, अगर आपको बाहर से कोई बुक रिकमेंड की जाती है वो आपने बाय करनी होती है, बट ये कि जो आपके नोट्स हैं डेली टू डेली वर्क के वो आपके उसी पैकेज में इंक्लूडेड हैं। और वो फ़ी जो डिफरेंट अकेडमीज 2 मंथ्स के लिए चार्ज करती हैं, हमने उसको 3 मंथ्स के पर किया है, डिसमिनेट किया। और दूसरा ये कि हमारा जो टेस्ट सेशन है वो भी उन बच्चों का जो हमारे पास ये कोर्स करेंगे वो भी उसी में इंक्लूडेड है।
और थर्ड ये कि जितनी उनकी इवैल्यूएशन है या जो भी उनकी चेकिंग वगैरह है वो भी इसी में इंक्लूडेड होगी, जो ये पैकेज उन्हें एक कोर्स के लिए दिया जाएगा। जी मैडम, इस तरह से तो जैसे आपने बताया जो 4 फेजेस हैं, इसमें इंग्लिश कॉम्पोजिशन, सेकंड फेज एसे और थर्ड फेज क्रिएटिव राइटिंग, और जो फोर्थ फेज है वो 3 महीने के बाद जो टेस्ट सीरीज का है वो भी इसी का ही हिस्सा है, और नो एनी सिंगल पेनी एज ए हिडन चार्जेस। जी 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 सर, इसमें कोई भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हिडन चार्जेस नहीं है। जो हमारा टेस्ट सेशन है बिल्कुल वो भी इसी आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। मैडम वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मतलब हमें टाइम दिया और उसमें हम स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गए कि आया कि कौन से मसाइल हैं जो इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पाती, अगर हो जाती है तो अगेन एंड अगेन बच्चों का मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।